नाज़रीन, ट्रंप साहब जो हैं वो दिन में 3 मरतबा कम से कम विक्ट्री जब वो क्लेम करते हैं, सुबह को, दोपहर को, शाम को और फिर लेट एट नाइट सोशल ट्रुथ पर वो जो है वो विक्ट्री क्लेम करते हैं कि उनको ईरान में जब बहुत बड़ी फतह हुई है, उन्होंने ईरान को जब वो क्रश कर दिया है, ये कर दिया है, उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी है, उनकी नेवी खत्म कर दी है। बट रियलिटी ये है कि इस जंग ने एम्पायर को सबसे ज्यादा डैमेज किया है। पिछले 80 साल के अंदर कोई ऐसी जंग नहीं हुई, चाहे वो वियतनाम थी, अफगानिस्तान थी, इराक थी, किसी जंग ने अमेरिका को इतना ज्यादा डैमेज नहीं किया है। और एम्पायर जो है वो एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लॉस का सामना कर रहा है जो कि इरिवर्सिबल है, यानी 27 फरवरी की जगह पर जो अमेरिकन पावर है वो दोबारा वापस नहीं जाएगी। और अगर वहां पर लेकर जाना है तो फिर अमेरिका को ईरान को एक कंप्लीट शिकस्त जब वो देना होगी, जो कि नहीं दी जा सकती। और फिर इस शिकस्त देने के अंदर जब अमेरिकन पावर और ज्यादा कंज्यूम हो चुकी होगी और चाइना का राइज जब वो और ज्यादा हो चुका होगा। सो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप उसने जो नुकसान पहुंचाया है, जो स्ट्रेटेजिक लॉस उसने दिया है, वो इरिवर्सिबल है। बट ही कंटिन्यू टू क्लेम विक्ट्री। लेकिन आप ये देखिए कि ईरान और उसके इत्तेहादी कितनी ज्यादा पावरफुल पोजीशन के अंदर हैं और किस तरह से वो फतह जो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और रीजन के अंदर ये रियलाइजेशन है कि अब उनको किस डायरेक्शन के अंदर बढ़ना है। और अमेरिका की जो गारंटी है फॉर सिक्योरिटी, वो ना ही कोई गारंटी सीरियस थी और ना वो कोई ऐसी इंटेंशन रखते हैं और ना वो इस केपेबल हैं कि इस रीजन को जब अमन दे सकें। तो अब जरा खबर मुलाहिजा करिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि एम्पायर के लिए एक सबसे बड़ी बैटलफील्ड ऑफ एम्बैरेसमेंट बन चुकी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वो ऐसी वाज़िह चीज है, ऐसी विजिबल चीज है कि जो सारी दुनिया देख रही है कि ये किसके पास है। तो इससे बड़ी आसानी से फतह और शिकस्त का फैसला किया जा सकता है कि भाई कौन जीता कौन हारा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान के पास है। सो आज ईरान ने अनाउंस किया कुछ देर पहले कि चाइना को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। देयर इज पॉसिबिलिटी कि चाइना से फीस जब वो वसूल नहीं की जाएगी। कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है। ये जंग ऑन ग्रेटर स्केल चाइना को कंटेन करने की थी और यहां पर यूरोपियंस को फीस देना पड़ेगी और चाइनीज यहां से जब फ्रीली गुजर रहे होंगे। और पहले भी अगर आप देखें तो चाइना की जो इंडस्ट्री है उसने वेस्टर्न इंडस्ट्री को पिछाड़ के रख दिया है। उसकी वजह यह है कि उनको डिस्काउंटेड एनर्जी मिल रही है ईरान से, इससे पहले वेनेजुएला से और रशिया से। रशिया जो एनर्जी यूरोप को देता था वो चाइना को दे रहा है। और फिर चाइना नॉलेज के अंदर जब वो लीड कर रहा है, सो सस्ती एनर्जी प्लस नॉलेज, ये चाइना की इंडस्ट्री को जो है वो बिल्कुल सबसे जब वो आगे ले गया है। चाहे जर्मन ब्रांड्स हों, ऑटोमोबाइल के हों, उनकी गाड़ियां, ठीक है ना, बाकी सेक्टर एक एक के अंदर चाइना ने उनको पिछाड़ के रख दिया है। तो अब आप ये देखिए कि यूरोपियंस यहां से और ज्यादा महंगी एनर्जी खरीद रहे होंगे। हर टैंकर के बदले $2 मिलियन जब वो एक्स्ट्रा देकर जाएंगे और उधर अमेरिका से महंगी एनर्जी खरीद रहे होंगे, उनकी इंडस्ट्री की हालत क्या होगी। और इधर चाइना वो डिस्काउंटेड एनर्जी खरीदेगा और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से फी भी नहीं देगा। और ये सिर्फ फीस का मामला नहीं है, ये इस बात को शो कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान के सिर्फ कंट्रोल में नहीं है, ईरान और उसके इत्तेहादियों के कंट्रोल में है, यानी कि चाइना के कंट्रोल में है, यानी कि रशिया के कंट्रोल में है। ठीक है ना। सो ये फर्स्ट मेजर एनर्जी रूट है जो वेस्ट के हाथ से निकला है। और तो ये डिजास्टर है। और आप देखिए ट्रंप क्या बात कर रहा है, उस पर ज्यादा कोई तवज्जो दे नहीं रहा है। उसका अपना पेंटागन नहीं दे रहा है, उसके मिलिट्री लीडर्स नहीं दे रहे हैं, उसके वोटर्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसकी बात जब वो कॉमन सेंस से भी बहुत आगे है। अच्छा, उर्दुगान ने नाज़रीन ये वार्न किया है कि एक और रीजनल वॉर छिड़ सकती है और इजराइल ऐसा करने की जब वो कोशिश कर रहा है। इजराइल एमओयू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है ताकि एक और रीजनल वॉर जब वो छिड़ी जा सके। तो ये उर्दुगान वार्न कर रहे हैं नेटो के इजलास से पहले। उर्दुगान की बात बहुत अहमियत रखती है। द ओनली ओआईसी कंट्री जो कि नेटो का मेंबर है एंड द ओनली ओआईसी कंट्री जो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के यानी बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है। वो शामिल शायद नहीं करेंगे कभी भी, बट ये है कि वो उस लिस्ट में तो है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है टर्की। सो उर्दुगान की बात बहुत अहमियत रखती है और उर्दुगान ये कह रहे हैं कि इजराइल एक और इलाकाई जंग जब छेड़ने की इस वक्त साजिश कर रहा। आज इजराइल से नाज़रीन ये रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल की जो कैजुअलिटीज हैं, जो उनके फौजी जख्मी हुए फौजी गजा में और लेबनान के अंदर 90,000 से ज्यादा ये तादाद क्रॉस कर गई है। 90,000 से ज्यादा सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के हाथों इनकी ये हालत है। ये एंटिटी जो है ना अपने आप को ये शो करती है कि ये बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट ये नहीं है। ये जो इसकी लॉन्ग एक्टिंग है ना पावरफुल होने की, ये एक्टिंग भी इसकी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ये सिर्फ मजलूम फलस्तीनियों को मार सकते हैं, ये सिर्फ कमजोर और मजलूम लेबनीज के ऊपर जब वो बमबारी कर सकते हैं। जब इनको एक रियल वॉर लड़ना पड़ती है ईरान जैसे मुल्क के साथ जो कि सैंक्शन ज़दा है, जो कि कोई बड़ी इकॉनमी नहीं है और
कोई बड़ी मिलिट्री नहीं है, तो उसके सामने ये 4 दिन टिक नहीं सकते हैं। 4 दिन ये ईरान के सामने टिक नहीं सकते हैं। ईरान के लिए तो अमेरिका और रूस आकर बहरास नहीं ना लड़े, इसके लिए तो अमेरिका भी आया है, बर्तानिया भी आया, फ्रांस भी आया, इटली भी आया, ये सारे मुल्क बहरास इस जंग के अंदर शामिल थे ऑन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो ये एंटिटी, ठीक है ना, इसकी जो लॉन्ग एक्टिंग ऑफ बीइंग पावरफुल होने की है, वो एक्टिंग भी बहुत जल्दी जब वो खत्म होगी। ईरान इनका जब भड़का, ईरान को छोड़ दें, हमास और हिजबुल्लाह के हाथों 90,000 इजरायली फौजी जख्मी हो चुका है। तो वो क्या वीडियो गेम में जख्मी हुआ है? वो गजा और लेबनान के अंदर हुआ है। सोचिए जरा कि हमास और हिजबुल्लाह ने कैसी जंग जब इनके साथ लड़ी होगी। तो ये ऐसे ढीठ हैं कि इनको एम्बैरेसमेंट भी नहीं होती, ठीक है। और उर्दगान ने ही एक बार कहा था कि यह हैरानकुन बात है कि पूरी दुनिया इन पर क्रिटिसिज्म कर रही है, इनके मजालिम के ऊपर, इनके वॉर क्राइम्स के ऊपर। ये टस से मस ही नहीं होते हैं, इनको फिक्र ही नहीं पड़ती है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। और ये उसी तरह से जो जंगी जराइम है वो करते चले जा रहे हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया इनके बारे में क्या सोचती। सो दे आर द ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट विदाउट एनी डाउट। तो जनाब अली, 90,000 ये मामूली चीज नहीं है। आप सोचिए इजरायली फौज के 90,000 फौजी, और ये इजरायली ऑफिशियल नंबर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसमें से उन्होंने छुपाए कितने होंगे और बताया कितने, 90,000 तो वो खुद मान रहे हैं। अनबिलीवेबल। हमास और हिजबुल्लाह के पास एक टैंक भी नहीं है, एक वॉरशिप भी नहीं है, और एक एयरफोर्स भी नहीं है, एक फाइटर जेट भी उनके पास नहीं है। तो ये देखे ना, बात ये थी कि उन्होंने ईरान और रेजिस्टेंस को खत्म करके ही रीजन का नक्शा बदलना था ना भाई। अरब मुल्क तो ऑलरेडी सबजुगेट हो चुके हैं, उन्होंने क्या करना है? बात तो जो थी, जो इजरायली एक्सपेंशन को रोक रही थी या इजरायली पॉलिसी को इंपोज होने से रोकती, वो ईरान रेजिस्टेंस थे। तो वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, और ज्यादा ईरान जब वो पार के साथ जब वो सामने आ रहा है, ज्यादा लेवरेज के साथ जब वो इमर्ज कर रहा है, और आज जो उसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर है वो भी उसने शो की है। तो ये जिस बैलेंस ऑफ पावर को दोबारा से रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी जो वो होगा नहीं। नज़ीर, 2 मुल्क जो हैं ओआईसी के रीजन के, वो बड़ी खामोशी के साथ जो है एक बहुत बड़ी पावर बनकर जब वो सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी वो बड़ी खामोशी के साथ और पर्पसफुली कि उनको एक जंग करनी है, बड़ी खामोशी के साथ अपनी ताकत बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उनको प्रोवोकेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो किसी जंग का फिलहाल हिस्सा नहीं बन रहे। लेकिन उनको पता है कि एक जंग होनी है जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो विजडम होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ताकत जमा करते चले जाएं, जो चाइना इस वक्त कर रहा है। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी पावर, लेकिन वो किसी जंग में नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो अपनी पावर को और बढ़ा रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक पावर को, पॉलिटिकल पावर को, डिप्लोमेटिक पावर को, मिलिट्री पावर को, टेक्नोलॉजिकल पावर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, किसी जंग का हिस्सा नहीं बन रहे। और यहां रीजन के अंदर अगर किसी मुल्क ने इस स्ट्रेटजी का बेहतरीन मुजाहरा करके दिखा दिया है तो वो ईरान है। ईरान जो है, कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया, ईरान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है ना। और कितनी प्रोवोकेशन जब ईरान को की गई, ईरान किसी जंग का हिस्सा नहीं बना। एट द एंड भी हमला ईरान ने नहीं किया, 2 मरतबा हमला ईरान पर हुआ। यानी ईरान अभी भी ये चाहता था कि कुछ साल उसको और मिल जाएं ताकि वो अपनी ताकत को और बढ़ा सके, ठीक है। सो 2 मुल्क जो है वो इस स्ट्रेटजी के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं मेनली। पहला मुल्क जो है वो तुर्की है, जो अपनी पावर को बढ़ाता चला जा रहा है, उसको बहुत प्रोवोकेशन है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, जो फलस्तीनियों के लिए उनके जज्बात हैं बड़े जेन्युइन हैं। सीरिया में जो उनको प्रवोक किया जा रहा है, लेबनान के अंदर जो उनको, अब लेबनान जो है वो तुर्की का बॉर्डर कंट्री है, लेबनान के अंदर जो उनको प्रवोक किया जा रहा है, सोमाली लैंड के अंदर जो उनको प्रवोक किया जा रहा है, बट दे आर साइलेंट इन अ वे के वो जंग का फिलहाल हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और पर्पसफुली बढ़ा रहे हैं कि उनको एक जंग लड़नी है इजराइल से। तो इसे दूसरा जो मुल्क है वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया अब बड़ी तेजी के साथ एक अपनी पावर, एयरफोर्स और आर्मी और टेक्नोलॉजी, उसको जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है, और एक बड़ी पावर के तौर पर जब वो सामने आएगा आने वाले महीनों और सालों के अंदर, वो साइलेंटली अपनी ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और अगर तीसरे मुल्क को भी इसमें शामिल करें तो वो मिस्र हो सकता है, ठीक है ना। मिस्र भी पर्पसफुली तैयारी कर रहा है कि उसको एक जंग लड़नी है, तो वो चीन से भी असला ले रहा है, तुर्की से भी ले रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी वो जो डील्स हैं, कॉपरेशन वो कर रहे हैं। और मिस्र, सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ये भी एक ब्लॉक के अंदर है, तो उसमें ज्वाइंट वेपन प्रोडक्शन है। अभी मिस्र और सऊदी अरेबिया ने एक स्पेस प्रोग्राम जो है, उसमें सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, ये पहला अरब स्पेस प्रोग्राम है, उसको भी जब शुरू किया है। तो अभी इसराइल ने लड़ना है ईरान से और अमेरिका ने लड़ना है ईरान से, फिर इसराइल अमेरिका को कहेगा कि अब जाकर तुर्की से लड़ो। सो अमेरिका ये बर्डन जवाब ज्यादा देर जब उठा नहीं सकता। सो ये एंटिटी अल्टीमेटली किधर जाएगी और उसका क्या हालत होगी, ये आने वाले टाइम जब वो बताएगा। आगाज करते हैं ट्रंप साहब से, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो क्या बात कर रहा है और क्या इकदाम कर रहा है,
उसके अपने वोटर्स के लिए अब यह दर्द सर बन गया। वो खुद सर पकड़कर बैठ गए हैं कि हमने किस शख्स को अपने ऊपर जब मुसल्लत कर दिया है, कोई उसकी बात जब वो रीजनेबल नहीं है, सुनने के लायक तक नहीं है। मतलब एक बिल्कुल अजीबोगरीब बात है कि हर उसके बयान के ऊपर जब वो सर पकड़ लिया जाए, और उसकी जो साइकोलॉजी सामने आ रही है, जो उसकी नफ्सियात सामने आ रही है, जो उसकी पर्सनैलिटी सामने आ रही है, वो बहुत अजीबोगरीब है। यानी कभी वो अपने आप को सिकंदर आजम बयान करता है, खुद उसने कहा कि मैं अपने आप को सिकंदर आजम की तरह समझता हूं। कभी वो अपने आप को ग्रीक माइथोलॉजी के जो गॉड्स हैं उसकी तरह ट्रूथ सोशल के ऊपर एआई तस्वीर बनाकर अपने आप को पेश करता है, जिसमें वन ऑफ दी तस्वीर ये थी कि उसने दुनिया को अपने कंधे के ऊपर उठाया हुआ है। ये ग्रीक माइथोलॉजी का एक गॉड है, उसको इसने जब वो अपने आप को उससे तशबीह दी, इसने कंधे के ऊपर जब वो दुनिया को उठाया हुआ है। कभी वो जो अमेरिका के अंदर फेमस एक माउंटेन है जिसमें अमेरिका के जो 4 प्रेसिडेंट्स हैं जिनको वो ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट समझते हैं, एब्राहम लिंकन और ये सारे, कि जिन्होंने अमेरिका को क्राइसिस में, जंगों में फतह दिलवाई, तो वो 4 प्रेसिडेंट के मुजस्मे उन्होंने वहां पर लगाए हुए हैं। तो कभी ये एआई वीडियो और तस्वीर बनाकर वहां पर अपना मुजस्मा भी लगा देता है कि, और इसने अभी ये बयान भी दिया है कि 250 साल तारीख में जो सबसे बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट आया, सबसे बड़ा, वो मैं खुद हूं। यानी एक शख्स की नफ्सियात से क्या लेना देना हो सकता है, बट चूंकि यही तो शख्स है जो फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, जो फैसला करेगा कि ईरान पर हमला करना है, कब करना है या नहीं करना, तो उसकी नफ्सियात को समझना बहुत जरूरी है। यानी आप देखना कि वो खुद बयान कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा प्रेसिडेंट और मैं सिकंदर आजम। यानी जैसे आपको हिस्ट्री में हवाला मिलता है कि फलां एक ऐसा हुक्मरान आया था जिसका दौर जो है वो बहुत मिसाली था, खुशहाली थी, ठीक है ना, वो उस वक्त की गोल्डन एज थी और अमन भी था, और वो बहुत बड़ा जब वो फाते भी था। सो आप अगर सारी चीजों को मिलाएं तो वो अपने आप को ऐसा ही कुछ समझता है। अगर आप देखें तो वो बार बार गोल्डन एज का लफ्ज जब इस्तेमाल करेगा, ये अमेरिका की गोल्डन एज का आगाज हुआ है, हालांकि ये अमेरिका की सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन वाला टाइम है उससे अमेरिका गुजर रहा है। क्रेडिबिलिटी, इमेज सबसे ज्यादा उस वक्त जब उसका डैमेज हो रहा है, तो वो क्या गोल्डन एज, कोई अमेरिकी सदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। सो बाइबल के वर्ड्स है वो इस तरह से वो इस्तेमाल करता है कि जैसे वो एक इधर सिकंदर आजम है कि दुनिया फतह कर रहा है, वेनेजुएला फतह कर रहा है, क्यूबा फतह कर रहा है, ईरान फतह कर रहा है, और उसकी लिस्ट में और मुल्क भी हैं, और दूसरी तरफ जो है वो गोल्डन एज है, अमन है, खुशहाली है, पैसा है, दौलत है, वेल्थ है, ये इस काइंड ऑफ उसका जो वो करेक्टर है। तो जो मैंने पूरी तमहीद बांधी है, जरा जो मैं बयान आपके सामने उसका रखना चाहता हूं वो ये है, ट्रंप ने कहा है कि मैं इमाम खामनाई का, यानी उसने कहा कि खामनाई का जो फ्यूनरल है उसको मैं देख रहा हूं, तो देखना तो पड़ेगा, ठीक है ना। इस शख्स को जिसको असैसिनेट किया है तो उसके लिए पूरी दुनिया आ रही है और पूरे ईरान के लोग खड़े हुए हैं। तो कहता है कि यहां पर मैं सबको इलिमिनेट कर सकता हूं क्योंकि ईरान के तमाम लीडरशिप वहां पर जमा है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई बचेगा नहीं, इसलिए मैं वहां पर हमला नहीं करूंगा। यानी आप इस शख्स की नफ्सियात अब बताएं कि इसका क्या करना है, उसकी नफ्सियात आप चेक करें कि मैं वहां पर अटैक करके तमाम ईरान की लीडरशिप को जब मार सकता हूं। ईरान के वजीर खारजा से अभी कल परसों एक इंटरव्यू में एक एंकर ने पूछा कि क्या आपको पता था कि इसराइल जब आपको असैसिनेट करना चाहता है ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस, तो उन्होंने कहा हाँ मैं पता था मुझे। तो एंकर ने कहा कि फिर भी आप इस्लामाबाद क्यों गए और आपने स्विट्जरलैंड जब ट्रैवल क्यों किया जब इसराइल अटैक कर सकता था। सो उन्होंने कहा वी आर ईरानियंस, हम ईरानियंस हैं और हम मौत से नहीं डरते, और आज दुनिया ये देख ले कि रीजन के लिए सबसे बड़ा कैंसर कौन है। सही, तो ये अब असैसिनेशन की जब उनको धमकी दे रहा है ड्यूरिंग द फ्यूनरल, सो आंखें तो इसकी खुल गई होंगी इतना बड़ा फ्यूनरल देखकर, और अमेरिका ने धमकियां भी भेजी, फिर भी फॉरेन डेलीगेशन जब यहां पर पहुंचे। अगला बयान जब वो इससे भी ज्यादा अहम है, और ये आपको बताएगा कि ये शख्स जो है ये कितना इग्नोरेंट है, ना ही इसको ईरान का पता है। और ये कहने में बड़ा अजीब लगता है कि एक अमेरिकी सदर है, उसको आलमी सियासत की जो पेचीदगियां हैं और हसासियत है उसको बिल्कुल नहीं पता, कहने में बहुत ही अजीब लगता है। और न्यूक्लियर डील से निकलकर इसने इतना बड़ा क्राइसिस पैदा किया कि ये जंग हुई जिसने अमेरिकन डिक्लाइन के ऊपर मोहर लगा दी है। तो ये जो असैसिनेशन इसने की है ये सबसे बड़ा डिजास्टर ये कर गया है, और ये क्या लेगेसी छोड़कर जा रहा है, ये असैसिनेशन बहुत भारी पड़ेगी। अब जरा इसका बयान देखिए, कहता है कि मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूं कि ईरानियंस जो हैं ये खामनाई के फ्यूनरल के ऊपर रो रहे हैं। आई थॉट कि पीपल हेट हिम, मुझे तो लगता था कि ईरानी जो हैं वो इससे नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूं कि ईरानियंस जो है वो इसके लिए रो रहे हैं। मुझे बताएं कि इसके बाद कोई बात रह गई है करने को कि इस शख्स को पता ही नहीं है किसने किया क्या है, और ये ईरान को जानता ही नहीं है। यानी कि जिस दिन पहली बार अटैक ईरान पर 28 फरवरी को हुआ है उस दिन नेतन्याहू ने अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मीडिया एआई वीडियो बनाकर ट्रंप को भेजी, रियल वीडियो के तौर पर, कि ईरानियंस जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और ट्रंप के नारे लगा रहे हैं और इस हमले को वेलकम कर रहे हैं।
इस शख्स को एक्सप्लॉइट करना कितना आसान है, और नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट जो वो बड़ी आसानी से इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कोई अमेरिकी सदर वो इतना फुलिश नहीं था कि वो ऐसी जंग के अंदर जिसमें कख नहीं है अमेरिका के लिए, कख नहीं है इसमें अमेरिका के लिए, उस जंग में जाता। लेकिन यह शख्स गया और अपने आप को सबसे बड़ा डील मेकर कहता है, फातेह कहता है, गोल्डन एज कहता है। तो ये जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें मजीद जो है ना इसकी शिकस्त होने वाली है। बट छोड़ें उस बात को, असल बात यह है कि यह हमला एक टोटल मिसकैलकुलेशन थी, और अगर इसराइल के लिए अमेरिका का एम्पायर एक बार फिर इस जंग में आता है तो जो बची कुची पावर है इनकी वो भी कंज्यूम हो जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखें। और चीन खड़ा है ईरान के साथ, और तुर्की खड़ा है, और रूस खड़ा है, और नॉर्थ कोरिया खड़ा है। और ईरान क्या बात कर रहा है? ईरान वॉज इनइवाइटेबल रिटेलिएशन फॉर खामनाइज मार्टायरडम। उन्होंने कहा कि इसका बदला तय है, सुप्रीम लीडर की जो शहादत हुई है इस पर रिटेलिएशन ईरान करेगा ही करेगा, इसका बदला हम लेंगे ही लेंगे। ये ईरान से आज फिर स्टेटमेंट आ रही है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात यह है नाज़रीन कि जो भी डेलीगेशन आए हैं फ्यूनरल के ऊपर, तो हर मुल्क का जो डेलीगेशन है उनके सामने कुरान की एक अलग आयत जो है वो पढ़ी गई है। मिसाल के तौर पर जब सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आया तो उनके सामने अलग आयत जब वो पढ़ी गई, तुर्की का जब डेलीगेशन आया उनके सामने अलग, ओमान का जब आया उनके सामने अलग, जब रेजिस्टेंस के डेलीगेशन आए, यमन का आया उनके सामने अलग, जब फलस्तीनी डेलीगेशन आया उनके सामने अलग। इसी तरह बाकी हर मुल्क के सामने वहां पर जो है वो जो कुरान की आयत पढ़ी गई वो अलग अलग जो है वो आयत थी। और जब आप उसका ट्रांसलेट करते हैं तो आपको यह समझ आती है कि कोड वर्डेड मैसेज जब वो यहां पर दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये एक आप जरा ईरान की स्ट्रेटजी देखें तो सऊदी अरेबिया के सामने जब उनका डेलीगेशन आया तो उनके सामने बड़ी अहम आयत जब वो पढ़ी गई और एक मैसेज। तो ये तफसील जब लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ईरान ने किस चीज को एक एक चीज को किस तरह से जब वो डिजाइन किया। तो जनाब अली, इजरायली मीडिया ये कह रहा है और फॉर्मर शिन बेथ ऑफिशियल को कोट करते हुए कि ईरानियंस जो हैं वो कितने स्ट्रांग होकर सामने आ रहे हैं और इस फ्यूनरल के जरिए वो अपने आप को कितने पावरफुल के तौर पर जब वो दिखा रहे हैं। लेबनान के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे तेहरान, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबनान के साथ आपके सामने है सारे मामला चल रहे हैं, तो लेबनान का डिफेंस मिनिस्टर तेहरान पहुंचा हुआ। तो इसी दरमियान जो है वो आप जरा ये खबर भी सुन लें, रॉयटर्स की खबर यह है कि ईरान और जापान, अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी, वन ऑफ द पैसिफिक का सबसे बड़ा इत्तेहादी, उसके साथ ऑफिशियल टॉक्स शुरू हो गई हैं कि तेल बेचने के हवाले से। जापान को बहुत जरूरत है एनर्जी की, हर मुल्क को जरूरत है अपने रिजर्व को भरने के लिए। सो जापान के साथ ऑफिशियल टॉक शुरू हो गई। अब ये मुल्क उस अमरीकी दायरे से बाहर निकलेंगे और अपने मफादात को देखेंगे, क्योंकि अमरीकी मफादात तो कुछ और हो गए हैं, अब इन मुल्कों को अपने मफादात के लिए सोचना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से एनर्जी अगर सेफली लानी है तो वो ईरान लेकर आएगा, और ईरान के पास एनर्जी भी है, तो क्यों ना उसी से डील जब वो कर ली जाए।